हम लोग जी। केवल रेलवे स्टेशन पे मौत का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लखनऊ रेलवे स्टेशन की यही हालत है, कानपुर रेलवे स्टेशन की यही हालत है। चूंकि दिल्ली में 18 मर गए थे, इसलिए लोगों को मालूम नहीं पड़ा। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी उस रात में स्टैम्पेड हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। जो एएनआई ने जो तस्वीर शेयर की है वो झूठी है तस्वीर। छोटे छोटे बच्चों में भी हथकड़ियां और बेड़ियां हैं। ये कैसा हाँ, कानून है? उनके मिनिस्ट्री ऑफ लिए एक्सटर्नल अफेयर्स तो लीपापोती कर रहा है, वो कभी कोई ना रिप्लाई उनसे मांग रहा है, ना विरोध दर्शा रहा है अपना। पीएम तो होके आ आप गए। एक चीज बताइए, आपके पीएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है देवर इलीगल, वो अमेरिका के लिए तो इलीगल थे, लेकिन भारत के लिए तो इलीगल नहीं थे। इलाहाबाद में कुंभ के नाम पर बहुत सारे लोगों ने दुकानें बनाई, उन दुकानों को बड़े किराए पर उठाया, उन दुकानों में लोगों ने माल भरा। ये माल मुनाफे में बदले के लिए उनके जो आका हैं, उन लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो अपनी मूर्खता में ये भूल गए कि जो फ्लोटिंग क्राउड होता है कि आवश्यकता से अधिक भीड़ हुई तो उसका पूरा ध्यान भीड़ से बाहर निकलने में होगा, बाजार करने में नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो रहा है। चारों तरफ पुलिस है, चारों तरफ प्रशासन है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं। सरकार को मालूम होगा कि क्या हो रहा है। अगर वो चाहें तो इस भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भीड़ नियंत्रित करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। नहीं पंकज, पंकज जी सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि नई दिल्ली देश की राजधानी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पुलिस को किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये ना सिखाया गया, ऑल्दो मैं ये नहीं मानता, लेकिन नेशनल डिजास्टर रिलीफ टीम भी तो है वहां पर, एनडीआरएफ भी तो है, एसडीआरएफ भी तो है। नेहरू युग की बात करें तो एक अलग ही दौर था भारतीय राजनीति का, जब लोग बहुत मूल्यवान होते थे, चरित्रवान होते थे, नैतिक होते थे और मानते थे कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए हम उत्तरदायी हैं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी जी के आगमन से पहले, मोदी युग की शुरुआत से पहले की बात है। उनके भतीजे पर, उनके ऊपर नहीं, उनके भतीजे पर घूस लेकर के रेलवे बोर्ड में प्रमोशन का आरोप लगा, आरोप था। और सोचिए क्या हुआ उसका, उस पर क्या एक्शन लिया गया। मनमोहन सिंह ने तुरंत अपने रेल मंत्री बड़ा माना जाता है, बड़ा मंत्रालय होता है, रेल मंत्री का बिना झिझक तुरंत इस्तीफा लिया उससे, प्लस उसके खिलाफ जांच इनिशिएट की कि कितना नैतिक आदमी रहा होगा मनमोहन सिंह, या उसके अंदर कितना आत्मबल रहा होगा कि बिना इस बात की परवाह किए हुए सोनिया गांधी ने उनका सहयोग किया और कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा ले लिया। ये जो सिस्टमेटिक डिक्लाइन हुआ है, ये जो डाउनफॉल हुआ है, ये केवल भीड़ तक सीमित नहीं है, ये पूरी व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त कर दी है, ठीक है। और ये निकम्मे, नाकाबिल और नकारा लोग हैं और अनैतिक लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ये जो सुदर्शन न्यूज चैनल है, इसका ट्विटर में पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि हादसा या साजिश, प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं के बीच किसने बोला अल्लाहू अकबर। मतलब कोई सबूत नहीं, कोई बातचीत नहीं, एक अफवाह फैला देना सिर्फ और सिर्फ, और इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए किसी एक कम्युनिटी को बिल्कुल सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा देना। सांप्रदायिक दंगा ही करवा देना चाहते हैं। आपकी कमियां रह गई हैं, जो आपकी नाकामी है, जो आपकी अक्षमता है, उसके लिए आप दूसरे संप्रदाय को दोषी ठहराना चाहते हैं, उन पर थोप देना चाहते हैं। आप किसी मियाँ भाई को, एक पढ़ा लिखा, एक मिस्त्री किस्म का, एक बेरोजगार, एक अपराधी, 4 लोग को जोड़ के उसका कोई नाम लश्कर जहांगीर, लोस्कर इब्ने बतूता करके और एक संगठन फर्जी बना लो। मैं तो देखा हूँ दिल्ली पुलिस यही करती है, बैठ के फर्जी संगठन बनाती है। जब कुंभ का समापन हो चुका है उसके बाद भी आप कुंभ के नाम पे भीड़ बुला रहे हैं। फर्जी बातें कि गंगा इतने कचरे को अपने आप साफ कर ले रही है, जो उसके बाद में पिछले जो रिपोर्ट से सहस्त्र कुंभ की, गंगा कराहती है। इनको सरकारों में बिठा दिया गया और ये हर जगह क्रैश करते घूम रहे हैं। रेलवे क्रैश है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रैश है, होम मिनिस्ट्री भी क्रैश है, मणिपुर देख सकते हैं, बाकी और ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटी देख सकते हैं। उससे पता चलता है पूरी की पूरी सरकार अक्रॉस द इंडिया, जहां जहां भी गवर्नमेंट है, वो क्रैश होती चली जा रही है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त नेशनल हेराल्ड से विश्व दीपक भी जुड़ जाए। पंकज जी, हम लोग आज के अखबार की शुरुआत नई दिल्ली स्टैम्पीड से करते हैं। मौनी अमावस्या के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी भगदड़ हो गई। पहले तो 15 मौतों की बात आ रही थी, अब 18 मौतें हो गई। खैर, कल दैनिक जागरण ने कल ही बता दिया था कि 18 मौतें हो गई उस भगदड़ में। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन अक्षम है, सरकार बेहोश है, मौतें छिपाई जा रही हैं और मीडिया को अस्पतालों में जाने का एक्सेस नहीं है। ना रेलवे जिम्मेदारी ले रहा है और ना रेल मंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे में नागरिक सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। पंकज, मैं इससे आगे की बात करूंगा। हम लोग केवल रेलवे स्टेशन पे मौत का इंतजार कर रहे हैं।
पिछले 2 दिनों से लखनऊ रेलवे स्टेशन की यही हालत है, कानपुर रेलवे स्टेशन की यही हालत है। क्योंकि दिल्ली में 18 मर गए थे इसलिए लोगों को मालूम नहीं पड़ा। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी उस रात में स्टैम्पेड हुआ जिसमें एक महिला की मौत हुई है। इवन आप आसनसोल से लेकर ग्वालियर तक किसी भी रेलवे स्टेशन पर देखें उसकी लगभग यही हालत है। यहाँ पर प्रशासन की अक्षमता और असफलता से बड़ी जो चीज है वो ये है कि ये जो मास हिस्टीरिया हो रहा है। मैंने अपने बचपन से, बहुत छोटी उम्र से, मेरा बचपन का बहुत समय उज्जैन में बीता है, तो मैंने वहां पर सिंहस्थ को देखा है। और अभी अभी हमारे देखते हुए हरिद्वार में कुंभ हुआ था, वो हमको याद है। लगभग 3 कुंभ का मैं कह सकता हूँ मेरी अच्छी तरीके से याददाश्त है, जो मेरे अनुभव में है। लेकिन इस प्रकार का मास हिस्टीरिया मैंने कभी नहीं देखा। तो 144 साल की वजह से है क्या ये? मुझको नहीं मालूम है किस तरीके से है। देखिए, या तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो इसकी ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग तो बहुत तगड़ी कर ली, लेकिन ब्रांडिंग के बाद में उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। दूसरी चीज ये हुई कि पिछले 2 दशकों में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों फैसिलिटी में सुधार हुआ। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों चीज पे बढ़ने से लोगों को सूचनाएं तेजी से पहुंची, और दूसरा ये हुआ कि परिवहन की सहजता से हर व्यक्ति को एक्सेस होने लगा। उसको मल्टीपल एक्सेस है। पहले होता था कि ट्रेन्स, लेकिन अब बसेस हैं, पर्सनल व्हीकल हैं। ये जो मल्टीपल एक्सेस है, आप देखिए कि हर रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड की स्थिति है। हर हाईवे पे जो इलाहाबाद की तरफ जा रहे हैं उसमें ऐतिहासिक जाम लग रहे हैं, जहां पे कई तो 2-2 दिन के जाम है। पंकज जी, एक चीज और है, आप देखेंगे नहीं, आप ये देखिए कि आपने जितनी बातें बताई, आपने बहुत सारी अहम बातें बताई। आसनसोल बताया, पटना आपके दिमाग से निकल गया, पटना में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी रेलवे स्टेशन में। लखनऊ आपने बताया, अलीगढ़ आपने बताया, हाँ लगभग सभी पे। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, जो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है, अखबार में ज्यादा से ज्यादा नई दिल्ली की ही खबर है। मेरे पास जो अखबार उपलब्ध है, इन अखबारों में कोई खबर नहीं है जिसमें आसनसोल की बात हो। इंटरनेट में उपलब्ध है, सोशल मीडिया में उपलब्ध है, आसनसोल, पटना, लखनऊ, अलीगढ़ की कोई खबर नहीं है। इसमें कहीं पर भी कोई खबर नहीं बताई गई है। दूसरी बात, आप देखेंगे एक दृश्य मैंने देखा हिंदुस्तान टाइम्स में, शायद आपके भी सामने कहीं आया हो। वहां क्या है कि रेलवे के लोग एक काउंटर में खड़े हुए हैं अस्पतालों में, और वहां पर कैश रखा हुआ है बगल में, और बगल में मृतक के परिजन खड़े हुए हैं। कैश रखा हुआ बाकायदा, वो कैश दे रहे हैं और बॉडी की ऑटोप्सी हो रही है, और वो बॉडी दे रहे हैं, गाड़ी करके उनको होम टाउन भेज रहे हैं, ताकि कोई इससे संबंधित कोई विवाद ना बन जाए। मतलब इतना निर्लज्ज दृश्य है वो, कि एक इंसान खड़ा है जिसका कोई परिजन मर गया है, और उसको कैश दिखा करके वापस लौटाया जा रहा है। वो असल में, यदि आप उस दृश्य का मूल मंतव्य समझें तो 2 है। पहला चीज है कि तुम्हारे जान की कीमत 10 लाख रुपए है। यदि तुम प्रयाग में मरोगे तो तुम्हारे जान की कीमत 25 होगी, और यदि तुम दिल्ली में मरोगे तो तुम्हारे जान की कीमत जो होगी वो 10 ही होगी। और हो सकता है अलीगढ़ में जो मरी है लड़की, उसको तो कुछ भी नहीं मिला है। तो हमारे यहाँ जान की कीमत जो है वो उस चीज से लगाई जा रही है, और ये विशुद्ध, एक तो जान की कीमत लगाई जा रही है। दूसरी चीज ये है कि आप भले ही भीड़ मैनेज कर पाओ ना कर पाओ, आप मीडिया को मैनेज कर पाओ। तो बिल्कुल सही। मीडिया के लिए यह खबर है। अभी आपको एक इसमें इरिलेवेंट हो सकती है खबर ये, लेकिन मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ, अभी सुबह की है। जो फैक्ट चेकर है जुबैर न्यूज के, उन्होंने मुझको डीएम किया एक्स पे कि आपका, मैंने एक टेक्स्ट देखा जिसमें आपने लिखा कि जो दूसरा विमान आया है अमेरिका से, उसमें लोगों को हथकड़ी लगाई गई है। लेकिन उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें A9 का न्यूज है, जिसमें लिखा है कि उसके अंदर उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। अब आप सोचो, A9 शरीक की संस्था गलत खबर देकर केवल सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रही है, जबकि कल तीसरा विमान भी आ गया, तीसरे में भी जो आए उनको हथकड़ी लगा के भेजा है, और इवन जो सिख है उनकी पगड़ी उतार के भेजा गया है। तो अभी जो मूल पूरा सरकार का तंत्र है वो ये है कि आप भीड़, कुप्रबंधन,
अव्यवस्था को भले ही ना मैनेज कर पाओ, आप मीडिया को मैनेज करो, क्योंकि उस मीडिया की न्यूज को लेकर जो बाल बुद्धि भक्त हैं, जिनको कहते हैं अंधभक्त, वो उसको लेकर इतना शोर मचाएंगे कि जब तक सच अपने घर के बाहर निकलेगा तब तक जो झूठ है वो पूरे भारत के 10 चक्कर लगा के आ जाएगा। तो उसका आधार कौन बनते हैं? कि एएनआई तरीके लोग। ठीक है तो ना? आप क्या कह रहे हैं? जो एएनआई ने जो तस्वीर शेयर की है वो झूठी है तस्वीर? हथकड़ियां हैं, बेड़ियां। मैंने आपका ट्वीट देखा, मैंने आपका ट्वीट देखा है। मैं लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। अमेरिका का तीसरा सैन्य विमान 112 भारतीयों को लेकर रविवार रात्रि 10:05 पर अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंच गया। तीसरी फेरी में लौटाए गए लोगों में हरियाणा के सर्वाधिक 44, गुजरात के 33, पंजाब के 31, उत्तर प्रदेश के 2, हिमाचल व उत्तराखंड के 1 नागरिक शामिल हैं। इनमें 10 बच्चों सहित 89 पुरुष व 4 बच्चियों सहित 23 महिलाएं, और सभी हथकड़ियां और बेड़ियों के साथ हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों में भी हथकड़ियां और बेड़ियां हैं। ये कैसा कानून है? मुझे तो नहीं लगता कि इतना अमानवीय कानून अमेरिका में होगा, मुझे नहीं लगता है। अब वो जो भी हो, जो कानून हो चाहे ना हो, लेकिन वहां से तो उन्होंने भेजा होगा तो नियम के अनुसार ही भेजा होगा। उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो लीपापोती कर रहा है। वो कभी कोई ना रिप्लाई उनसे मांग रहा है, ना विरोध दर्शा रहा है अपना। पीएम तो होके आ गए। एक चीज बताइए, आपके पीएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है दे वर इलीगल, तो आपने जब उनको आउटरेट रिजेक्ट कर दिया, वो अमेरिका के लिए तो इलीगल थे लेकिन भारत के लिए तो इलीगल नहीं थे। अब आपको बताएं कि भारत का जो तंत्र है वो कितना पोरस है, उसके अंदर कितना छिद्रित है। ये आपको बताऊं कि जो लोग कल रात में अमेरिका से वापस आए हैं, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके हत्या का मुकदमा दर्ज था और फरार था, और उसमें से एक वो है जिसमें पॉक्सो का मुकदमा दर्ज था, हरियाणा का, वो फरार था। ये है तो यानी इजीली फरार लोग भी डंकी या जैबरा किसी भी रूट से बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो और हाँ, जो आप बात कर रहे थे दिल्ली की खबर इसलिए होती क्योंकि दिल्ली में सत्ता का केंद्र है, वहां पर कुछ लोगों की मौत भी एक बड़ी चीज है। लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना देखिए, जो 18 लोग मरे हैं वो सभी दिल्ली के आउटस्कर्ट की जो डिस्प्लेसमेंट और इलीगल किस्म की कॉलोनीज उसमें रहने वाले। आप एक बड़ा गंभीरता से देखिए, जिनकी सोशल स्टेटस लोअर मिडिल क्लास है। ये जो लोअर मिडिल क्लास है, इनकी अति आकांक्षाएं कैसे विकसित की गई। ये वो मार्केट है बेसिकली। देखिए क्या हुआ, इलाहाबाद में कुंभ के नाम पर बहुत सारे लोगों ने दुकानें बनाई, उन दुकानों को बड़े किराए पर उठाया, उन दुकानों में लोगों ने माल भरा। अब ये माल मुनाफे में बदले के लिए उनके जो आका हैं उन लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो अपनी मूर्खता में ये भूल गए कि जो फ्लोटिंग क्राउड होता है, यदि आवश्यकता से अधिक भीड़ हुई तो उसका पूरा ध्यान भीड़ से बाहर निकलने में होगा, बाजार करने में नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अब जब देखिए ईमानदारी की बात है कि कुंभ पूरा बीत गया है, साधु सन्यासी वहां से रवाना हो गए। शिवरात्रि का स्नान कुंभ का स्नान नहीं कहलाता है। माघ खत्म और कुंभ खत्म, ठीक है ना, अब तो फागुन लग गया है। लेकिन अभी उसको भी प्रचारित किया गया कि महाशिवरात्रि पे भी बड़ा स्नान हुआ। हाँ। केवल इसलिए कि जो फायदा हो जाए, जो पैसा निकल जाए, जो दुकानें वहां लगी उनको फायदा हो जाए, है ना। क्योंकि छोटे छोटे दुकानदारों, जो रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, उन लोगों से भी ठीक ठाक वसूली की जा रही है वहां पर। तो ये धर्म के नाम पे मुनाफे का खेल है। गंगा की पवित्रता सहस्त्रों पीढ़ियों से है और जब तक धरती है तब तक रहेगी। संगम और त्रिवेणी का जो पावनता है वो हर समय रहेगी। मैं आज उसमें स्नान करने जाऊं या कभी जाऊं, ठीक है ना। ये एक पौराणिक कथा का आख्यान है
हमारे किसी वेद में या उपनिषद में इस प्रकार के महाकुंभ का कोई उल्लेख नहीं है। नहीं है, जो हमारे कोर ग्रंथ हैं उनमें कहीं इसका उल्लेख नहीं। आख्यान है ये और आस्था है ये। एक देखिए हो क्या रहा है, जो मुझे महसूस होता है जी। कि आम इंसान सोशल मीडिया, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन, इसके कारण इतना बिखर गया है कि उसके जीवन में उत्सव धर्मिता की कमी हो रही है। उसको लगता है कि मैं एक किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनूं, मेरा पड़ोसी हुआ आया तो मैं उस कम्युनिटी से कहीं अलग ना रह जाऊं, इसलिए मैं भी जाऊं। मेरा रिश्तेदार हुआ आया, आप समझे, वो एक भीड़ का हिस्सा, एक जिसको कहते हैं कि छद्म स्यूडो सोशलिज्म, छद्म सामाजिकता का जो एक प्रवाह है, उसमें वो उत्सव धर्मिता तलाश रहा है। और यानी आप, और इसमें एक मास हिस्टीरियज्म भी है, जिसको कहते हैं कि बड़े स्तर पर हिस्टीरिया सरीका होना लोगों को। बात आपकी सही है पंकज जी, पर मैं ये कह रहा हूं कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो रहा है। चारों तरफ पुलिस है, चारों तरफ प्रशासन है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, सरकार को मालूम होगा कि क्या हो रहा है। अगर वो चाहें तो इस भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भीड़ नियंत्रित करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। इतनी भारी भीड़ नई दिल्ली रेलवे जी। आप एक चीज बताइए मुझे, किस पुलिस ट्रेनिंग में भीड़ के नियंत्रण का तरीका सिखाया जाता है? किस रेलवे अधिकारी को भीड़ के नियंत्रण का तरीका सिखाया जा सकता है? हकीकत आपको बताऊं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रशासन और मेडिकल फैसिलिटीज घंटों नहीं थी। धन्यवाद करें वहां के कुलियों का, वहां पे केवल कुलियों ने संभाला है फर्स्ट 1.5 आवर। वो कुली कह रहे हैं कि हमने लाशें उठा करके एम्बुलेंस तक पहुंचाई हैं। मैं कल शाम को गया था वहां पर, जी जी, मैं देख के आया हूं। जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि वहां पर लोग भाग गए थे, क्योंकि क्या है कि हमारे पास में भीड़ को नियंत्रित करने का कोई टेक्निकल तरीका हम सिखाते ही नहीं। पुलिस को केवल एक तरीका सिखाता है, लाठी चलाओ, धक्का दो। पंकज जी आप एक बात बताइए। नहीं पंकज जी सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि नई दिल्ली देश की राजधानी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पुलिस को किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये ना सिखाया गया, ऑल्दो मैं ये नहीं मानता, लेकिन नेशनल डिजास्टर रिलीफ टीम भी तो है वहां पर, एनडीआरएफ भी तो है, एसडीआरएफ भी तो है। अरे भाई सब कुछ है, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ कब आती है? जब डिजास्टर हो जाता है उसके बाद में, उसके बाद आती है। ये अपने हमारे यहाँ भीड़ ये सब अपने आप में डिजास्टर है। भीड़ अपने आप में डिजास्टर संभल नहीं रही है, जो भीड़ में डिजास्टर है। अरे भाई आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अनकंट्रोल्ड क्राउड है। ये बात हर घंटे 1500 जनरल टिकट आप रिलीज कर रहे हैं, आपके पास में कैमरास लगे हुए हैं, वहां पर कोई आदमी उसको मॉनिटर करने वाला नहीं। आप देखिए ना कि देखिए, जो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो भीड़ है, भीड़ भी नियंत्रित नहीं हो रही है। जिसने एडवांस टिकट बुक कर लिया है वो तो हक से जा रहा है, और जो जनरल टिकट लेके जा रहा है वो उससे बड़े हक से जा रहा है। ठीक है, हम रेलवे स्टेशन पर पूरे देश के, अब नई दिल्ली को मैं हाइप नहीं देना चाहता हूं। नई दिल्ली में मैं मौतों की, चूंकि मौत हो गई इसलिए मैं उसको हाइप दूं। हम दूसरी जगह मौत का इंतजार करें। कल ग्वालियर की स्थिति भी यही थी और भोपाल की स्थिति भी यही थी। आपको बताएं, मेरे यहाँ छतरपुर सरी की जगह में हर रात में प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पे पत्थर चल रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है मारा पीटी हो रही। ठीक है, अब क्या है कि इस सरकार का तरीका ये है कि जो बड़ी समस्याएं हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे भीड़ का नियंत्रण हो, चाहे सड़कों पे जाम हो, उसको इतना रायता फैला दो कि वो आम लगने लगे। यानी हर समस्या को इतना सामान्य बना दो आप कि वो आपको लगे ऐसे कोई बहुत सामान्य चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नफरत फैलाना, धार्मिक उन्माद पे गालियां देना,
है ना। 14 फरवरी को लठ लेके जहां मिलेगा बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, ये सब सामान्य है। ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप चर्चा करोगे तो सोचते हैं कि ये देशद्रोही है, उस पर उसको सामान्यीकरण कर दो उसका। भाई आज जैसे होता है ना कि एक एक जो दिल्ली की प्राइवेट बस चलती थी ना पहले, रेड लाइन बस चलती थी, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स की होती थी, तो उसमें जो सवारी होती थी 1.5 रुपया कीमत होती थी उसकी। वो कहता था सारी खाली पड़ी, आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। तो उससे पूछो तो कहता था 1.5 रुपया मेरे लिए, तू तू कोई भी हो, तू दफ्तर में कोई काम करता हो, मेरे लिए तो 1.5 रुपये से ज्यादा तेरी औकात नहीं है। तो हमारे यहाँ भी जो है, हमारे जितने संगम के नाम पे जा रहे हैं उनकी औकात केवल ये है कि इलाहाबाद जाके नंदी वंदी की दुकानों से कुछ सामान खरीद ले वो, और वो जिस दुकानदार ने किराए पे दुकान ली उसको 2 रुपए फायदा हो जाए। इससे ज्यादा न तो धर्म है न आस्था है। नंदी का मतलब मंत्री जी हैं? नहीं, वो कोई बहुत सारे लोग हैं वहां पर, वो तो दिन ठीक में है, 8 मंत्री जी मिनट हर मंत्री के साथ डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है। मंत्री जी से मुझे याद आया विश्व दीपक, कि जो अपने रेलवे मंत्री हैं, कम से कम यही जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देते। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है। बात 15-17 मौतों की नहीं है। बात यह है कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ओवर क्राउडेड रेलवे स्टेशन हैं, और आपके रेलवेज जो है, जो रेलवे है, वो उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदारी आपकी है। प्रशासनिक बिल्कुल सिद्धांत है, मंत्री उत्तरदायित्व है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती, आपको छोड़ना चाहिए पद। बिल्कुल। और पद छोड़ना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, देखिए आप, और सबसे बड़ी समस्या देखिए कि उनसे पद छोड़ने की मांग कौन कर रहा है? कोई मांग भी नहीं कर रहा है। आप ये देखिए कि अभी मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, लोग लाल बहादुर शास्त्री का कल जिक्र कर रहे थे, और उस दौर की बात कर रहे थे, नेहरू युग की बात करें तो एक अलग ही दौर था भारतीय राजनीति का, जब लोग बहुत मूल्यवान होते थे, चरित्रवान होते थे, नैतिक होते थे, और मानते थे कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए हम उत्तरदायी हैं। हम ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, और आज मुझे वो सारी चीजें याद आ रही हैं। आप गौर करिए कि पवन बंसल जो कि बाद में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने, रेल मंत्री थे 2013 में। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी जी के आगमन से पहले, मोदी युग की शुरुआत से पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। उनके भतीजे पर, उनके ऊपर नहीं, उनके भतीजे पर घूस लेकर के रेलवे बोर्ड में प्रमोशन का आरोप लगा, आरोप था। और सोचिए क्या हुआ उसका, उस पर क्या एक्शन लिया गया। मनमोहन सिंह ने तुरंत अपने रेल मंत्री बड़ा माना जाता है, बड़ा मंत्रालय होता है, रेल मंत्री का बिना झिझक तुरंत इस्तीफा लिया उससे, प्लस उसके खिलाफ जांच इनिशिएट की। आप कल्पना करिए कि कोई सरकार अपने ही बड़े मंत्री के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, ये लेवल था, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। लाल बहादुर शास्त्री को हमने नहीं देखा, पंकज जी ने जो दौर देखा होगा, वो दौर हमने नहीं देखा। हमने जो देखा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी आंखों से हमने इसी दिल्ली में ये सब होते हुए देखा है। तो आज उस सरकार को, पहले लोग कहते थे मनमोहन सिंह को भ्रष्ट है, मौन है, आज मुझे लगता है कि कितना नैतिक आदमी रहा होगा मनमोहन सिंह, या उसके अंदर कितना आत्मबल रहा होगा कि बिना इस बात की परवाह किए हुए सोनिया गांधी ने उनका सहयोग किया और कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा ले लिया। आज देखिए कि ये आदमी, अब बात केवल, सर पंकज जी, बात केवल भीड़ की नहीं है या मौत की नहीं है। आप देखिए, हम भी जानते हैं, हम भी ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन से जो लोग चलने वाले हैं, जो लोग फ्लाइट से चलते हैं, चार्टर प्लेन से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जब ट्रेन से आप चलते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप थर्ड एसी में आप चले जाइए, आपको चूहे दौड़ते हुए मिलेंगे वहां पर। थर्ड एसी की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड एसी की नॉर्मल किराया नहीं होता है। आपने इसको बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह बना रखा है, इसके रेलवे फेयर्स को। कभी आपको टिकट मिलती है, कभी नहीं मिलती है, अगर मिल भी गई तो आप अपनी सीट में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खाने का हाल देख लीजिए आप, आए दिन आप पढ़ते होंगे ट्विटर पे, कई सारे मेरे दोस्तों ने लिखा कि उनके खाने में कहीं चूहा मिल रहा है, कहीं कॉकरोच मिल रहा है, कहीं गंदगी मिल रही है। कंबल तो खैर मैं कभी ओढ़ता भी नहीं, उसके कमर और ब्लैंकेट और जो वो तकिया देते हैं उसको छूने की हिम्मत नहीं होती मेरी। बाथरूम टॉयलेट का हाल आप देख लीजिए वहां पे जाके क्या हाल है, और जनरल डिब्बों का हाल तो कहने, मतलब वो जानवरों से भी बदतर स्थितियां हैं। तो जो एक, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब हम लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में सर, तो दिल्ली आने के लिए हम लोग अगर स्लीपर क्लास में हमने रिजर्वेशन करा लिया तो हम अपने आप को बड़ा समझते थे, और स्लीपर क्लास साफ सुथरा होता था। आज सेकंड क्लास में एसी सेकंड टायर में आप जाइए,
मैं फर्स्ट एसी में जाता हूँ या जो कि मान लीजिए आप सेकंड एसी में जाइए, आपको गारंटी नहीं कि आपको साफ सुथरा बेड मिल जाएगा, साफ सुथरी चादर मिल जाएगी आपको। ये जो सिस्टमेटिक डिक्लाइन हुआ है, ये जो डाउनफॉल हुआ है, ये केवल भीड़ तक सीमित नहीं है, ये पूरी व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त कर दी है, ठीक है। और ये निकम्मे, नाकाबिल और नकारा लोग हैं और अनैतिक लोग हैं, सबसे बड़ी बात ये है। रेलवे कोलैप्स करने की दिशा में है, आपके कहने का मतलब विश्व दीपक भाई उस हर जगह क्या है, इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर घुसेड़ दिया और उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। यानी आप कितना शेयर कर सकते हो उससे ज्यादा कोई सोच नहीं रहा है अभी रेलवे को लेकर। और पूरा प्लांट वैसे रेलवे के बजट को अलग किया गया, यानी जो वो छोटी मोटी घटना नहीं थी, रेलवे के बजट को अलग करके जनरल बजट में मिला दिया गया। क्यों पहले रेलवे का बजट अलग से होता था भाई? लोग इतने मूर्ख तो नहीं था पहले के हमारे जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे कि उन्होंने रेलवे के बजट को अलग बनाया हुआ था? कोई कारण तो होगा ना उसका, है ना? लेकिन उन्होंने इंटेंशनली उसको मर्ज कर दिया और अब उसकी चर्चा ही नहीं होती। आप देखिए ना, मुख्य बजट में अभी रेलवे के बजट की कोई चर्चा कहीं आपने सुनी नहीं होगी। नहीं, कोई चर्चा नहीं। और यही हाल, और यही वजह है कि रेलवे का ये हाल हो गया है। और एक चीज और है पंकज जी, आप देखिए कि ये जो सुदर्शन न्यूज चैनल है, इसका ट्विटर में पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि हादसा या साजिश, प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं के बीच किसने बोला अल्लाहू अकबर। ये देखिए, मतलब कोई सबूत नहीं, कोई बातचीत नहीं, एक अफवाह फैला देना सिर्फ और सिर्फ, और इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए किसी एक कम्युनिटी को बिल्कुल सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा देना। ये तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप सांप्रदायिक दंगा ही करवा देना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि जो ये आप जो आपकी कमियां रह गई हैं, जो आपकी नाकामी है, जो आपकी अक्षमता है, उसके लिए आप दूसरे संप्रदाय को दोषी ठहराना चाहते हैं, उन पर थोप देना चाहते हैं। नहीं, ये तो जो स्टैम्पेड इलाहाबाद में संगम पे हुआ उसमें भी यही चर्चा हो रही है कि इसकी गहन जांच होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बड़े बड़े बाबा बैरागी जो हैं, काफी संत किस्म के जो कहलाते हैं, वो खुद मांग कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई साजिश है। तो ये तो एक बड़ा साधारण सी चीज हो गई है कि आप कुछ भी कर लो, आप किसी मियाँ भाई को उसमें, एक पढ़ा लिखा, एक मिस्त्री किस्म का, एक बेरोजगार, एक अपराधी, 4 लोग को जोड़ के उसका कोई नाम लश्कर जहांगीर, लश्कर इब्ने बतूता करके और एक संगठन फर्जी बना लो। मैं तो देखा हूँ दिल्ली पुलिस यही करती है, बैठ के फर्जी संगठन बनाती है और वो सोचते पूछते भी नहीं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। अभी ये कई बार तो वो चल रहा है उर्दू में लिखी होती है ना, कई बार तो वो उर्दू में नकली चीजें डाल देते हैं सबूत के तौर पे। बाद में तो लगता है कि तुमने जो लिखा है उसमें कुछ आतंकवाद जैसा कुछ नहीं है। वो मालूम पड़ा कि उर्दू में भारत माता की जय लिखा है। जय लिखा हुआ है। अभी एक केस अभी एविडेंस पे है, जिसके अंदर पुलिस ने जिस व्हाट्सएप पे एक मैसेज को पेश किया कि साहब देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ, का मतलब ये है कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, वो ये लिखना चाह रहा है, ठीक है। और वो उसको प्रूफ कर रहे हैं कि सब कुछ आतंकवादी पे छोड़ दो। सब फर्जी बाढ़। देखिए क्या है कि धर्म को व्यवस्थित तरीके से जब आपने धंधा बना लिया है, आपका पूरा, मैं बिफोर लास्ट ईयर भी माघ मेले में था, वहां पर शांति थी, हम लोग बहुत देर रात तक 1 बजे तक नदी के तट पे ही बैठे रहे, है ना। कोई दुकान नहीं दिख रही थी, थोड़ी बहुत जो दुकानें थी वो हम लोगों ने चना भूंजा भूंजा, ये सब जो सामान्य चीज होती है मिलने की। क्योंकि क्या होता है कि वहां पर सब कुछ तो संतों के आश्रम में खाने की व्यवस्था है, बाहर तो कोई जरूरत नहीं होती है, तो आप आनंद ले सकते हो। लेकिन अभी आप जाके तो वहां देखिए, 200 रुपए का आपको आधा लीटर का दूध का पैकेट मिलेगा, 100 रुपए की पानी की बोतल मिलेगी। जब आपने वहां पर देखिए, जब धर्म का मनीवाद कर दिया, हम मनुवाद की बात करते, मनीवाद कर दिया कि एक तट है जिसके ऊपर लोग खुल के नहा रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं और कह रहे हैं देखो यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, और एक तट है जहां पर लोग मारे मारे घूम रहे हैं, एक तट है जहां पर 50,000 वाला वो कैनोपी लगा हुआ है, उनके लिए स्पेशल अलग से घाट बनाया गया है, और एक तट ये है जिसके अंदर 15 किलोमीटर लोग चल के आ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं
ये बात नहीं समझ में आ रही कि जो अगर आप कोई फोटो देखें, आप जैसे मैंने एक फोटो देखी, उसमें अवधेशानंद गिरी जी और सीएम साहब हमारे योगीनाथ जी, ये और तमाम 3-4 और ये जो संत हैं, ये चले आ रहे हैं टहलते हुए। ऐसा लग रहा है कि ऐसा विभंगम दृश्य है, इतना शांति प्रिय माहौल है कि वहां भीड़ का एक कतरा तक नहीं है और बहुत जबरदस्त माहौल है वहां। और यहाँ पर नई दिल्ली में देखिए स्टैम्पीड हो रहा है, आसनसोल में स्टैम्पीड हो रहा है, अलीगढ़ में स्टैम्पीड हो रहा है, पटना भरा हुआ है, लखनऊ भरा हुआ है, हर जगह भरा हुआ है। अरे इलाहाबाद इनका की सड़कें भरी हुई हैं, लोग वहां पे 15 दिन से होम लॉकअप है, ना तो लोग बाहर जा पा रहे हैं ना आ पा रहे, लोगों के घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। और उसका कारण देखिए, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो वीआईपीस है, इनके वीडियो को जिस तरीके से प्रचारित किया जाता है, उससे जो दूर बैठा आदमी है, इंदौर में बैठा हुआ, पटना बैठा, उसको लगता है यार ये तो कोई वहां पे तो जाके कुछ है ही नहीं, वहां तो खूब खुला खुला है, तो वे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं और 4 लोग बैठते हैं और हिसाब लगाते हैं और चल देते हैं। एक स्टोव रखते हैं और आटा लेते हैं, सब्जी लेते हैं, बीच रास्ते में खाना बनाते हैं और वो पिकनिक के हिसाब से चलते हैं और आगे आके फिर चाक घाट पे 48 घंटे फंसते हैं। और हो क्या रहा है, अभी जैसे कल योगी जी ऊपर जहाज से लूक रहे थे नीचे, तो उनने देखा कि पार्किंग खाली पड़ी और सड़कों के ऊपर पूरी गाड़ियों की पार्किंग हुई रखी, तो उन्होंने निर्देश दिया। अब लोग हर असली जगह पर पखाना करें, इसका निर्देश भी यदि चीफ मिनिस्टर देने लगेगा, भाई तो वहां पर आपने पूरे एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग, डीजी लेवल के लोग क्यों लगा रखे? यदि चीफ मिनिस्टर को यह देखना पड़ रहा है कि पार्किंग प्रॉपर नहीं है, हमें इसलिए क्योंकि लगा हर रहे। चीज का श्रेय देना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 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 हमको पंकज जी। हर और एक चीज का चीज, श्रेय देना है। ये जो हम्म जो जितनी गंद मच रही है ना, कि जो लोग मौत हो रही है और जो व्यवस्थाएं फैल रही है, उसका कारण है कि योगी और मोदी को हमको श्रेय देना है हर चीज का। हम्म जब कुंभ का समापन हो चुका है, उसके बाद भी आप कुंभ के नाम पे भीड़ बुला रहे हो। और अभी आप सोचिए कि फर्जी बातें कि गंगा इतने कचरे को अपने आप साफ कर ले रही है, जो उसके बाद में पिछले जो रिपोर्ट से सिंहस्थ और कुंभ की, गंगा कराहती है इस गंदगी के कारण। अभी तो क्या हम्म होता है कि नहरों का पानी इकट्ठा कर करके आप भेज रहे हैं, हम्म अब तो पानी भी नहीं है। इस बार तो बहुत कम बर्फ गिरी है, पहाड़ों के ऊपर जो हमको वाटर टावर्स कहे जाते हैं वो ड्राई पड़े हुए हैं। हम्म आप देखिए क्या हालत होगी अभी। आप सोचोगे हम लोगों ने कितना अत्याचार किया कि 16,000 मजदूर लगा के हमने गंगा का जो रास्ता था उसको बदल दिया हाँ, उसका इलाहाबाद बात में। बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये तो पर्यावरण की तो धज्जियां ही ये उड़ा दी बहुत हैं। अच्छा पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि इस पे तो बात ही नहीं हुई है कि ये जो मनुष्य का जो नुकसान है, जान माल का, पैसे का, वो तो है ही। आप हमारी हम्म जीवनदायिनी हमारी माँ को, आप माँ गंगा को आप तहस नहस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी इसका एंगल है, इस चीज को देखने का कोण है। मुझको तो कभी कभी लगता है विश्व दीपक जैसे कोई कम अक्ल बच्चा हो, वो साइकिल चलाना जानता हो और एक दिन उसको अचानक जिद करने लगी मुझे एरोप्लेन चलाना है, एरोप्लेन चलाना है। अब उसकी जिद मान करके उसको एरोप्लेन पे बिठा दिया। अब वो चलाता तो साइकिल था, एरोप्लेन क्या करेगा? वो क्रैश कर देगा। इनको सरकारों में बिठा दिया गया और अब ये हर जगह क्रैश करते घूम रहे हैं। रेलवे क्रैश है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रैश है, होम मिनिस्ट्री भी क्रैश है। मणिपुर देख सकते हैं, बाकी और ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटी देख सकते हैं, उससे पता चलता है पूरी की पूरी सरकार अक्रॉस द इंडिया जहां जहां भी गवर्नमेंट है वो क्रैश होती चली जा रही है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री देखिए। अभी आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के नहीं जा रहे थे, और बैठने हम्म के पहले उन्होंने क्या किया कि जो बर्बन ब्रांड की एक विस्की है जिसका हम्म भारत में $1 अरब हर साल का आयात होता है, उस पर जो हम्म ड्यूटी थी उसको 150 से घटा के 100 कर दी, कि आप खुश हो कि आपको विदेशी दारू देश में सस्ती मिलेगी। भाई यही तो केजरीवाल ने किया था। हम्म ठीक है, अब आप देखिए कि एक तो आयात पे हमारा जो असर पड़ रहा है, दूसरा दूसरा आप सोचिए कि जो हमारा लोकल लिकर मार्केट है, हम्म 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 अब लोकल लिकर मार्केट पे इसका असर नहीं पड़ेगा। जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है लिकर्स के, उन पे असर हम्म पड़ेगा, क्योंकि अब कम ड्यूटी होने से, 50% कम ड्यूटी होने से, और विदेश का बर्बन और बर्बन के अलावा भी कुछ है, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले जितने लिकर्स हैं उनको उन्होंने हम्म ड्यूटीज कम कर दी है। ठीक है, और अमेरिका में हमारे लिए कोई ड्यूटी कम नहीं की। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि वहां पर
रक्षा मामले की बातचीत चल रही है कि F-35 खरीदा जाए, जिसको एलन मस्क कबाड़ा बोल चुके हैं। वहां पर शराब पे ड्यूटी कम होने की बात चल रही है। वहां पर आव्रजकों को बाहर भेजने की बात हो रही है, और सब कुछ बात के लिए ना वहां पर कोई डिफेंस मिनिस्टर है, ना फाइनेंस मिनिस्टर है, सब कुछ वन मैन शो है। एक ही आदमी सब कुछ बात करके आ जा रहा है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर के जहाज जब जाते थे तो उसके अंदर पत्रकार होते थे, पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता था, 2-3 मिनिस्टर होते थे जिन कंसर्न डिपार्टमेंट में बात होती है। मोदी जी ने एक नियम बना लिया कि वो अपने पूरे जहाज में अकेले होते हैं। ये कैसे पता है ठीक है कि वो ना? अकेले हो सकता है और भी कुछ हाँ, लोग रहते हैं जहाज में, ये तो पता नहीं है नहीं ना। नहीं ये भी तो अकेले, बात बाहर आई है नहीं कि नहीं, अकेले ये तो इट इज अंडरस्टूड है ना, कोई नई चीज नहीं है। आपको यदि पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए। वो जहाज में किसी को साथ में नहीं ले जाते। ऑब्वियसली जो उनका सेक्रेटरियल या असिस्टेंट स्टाफ होता होगा, इसके अलावा जैसा पहले होता था कि जर्नलिस्ट होते थे उसके अंदर, जर्नलिस्ट अब अलग से जाते हैं, और ऑफिशियली नहीं भेजा जाता, अनऑफिशियली भेजा जाता है। एक चीज, ठीक बात है। ठीक है, मैं कुछ और ही कहना चाह रहा था मिनिस्टर जी। जाते नहीं है, जी। मिनिस्टर जाते नहीं है, अडानी अपने जहाज से जाते हैं, उसमें कुछ लोगों को ले जाते हैं। हम्म। पंकज जी, एक खबर और है, ये आज के अखबार में नहीं है, ये कल के अखबार में थी, और आप इस पर लाइट डालें तो समझ में आएगा कि गाजीपुर में बेसिक शिक्षा जो विभाग है उसने वीर अब्दुल हमीद नाम का जो विद्यालय था, जो प्राइमरी विद्यालय था, उसका नाम बदल दिया है। उसका नाम बदल दिया, हम्म, अब्दुल उसका हमीद नाम नाम बदल उसका पीएम, अब उसका नाम पीएम श्री हो गया है। हाँ पीएम श्री कर दिया है उसका नाम। तो लेकिन रख उसमें सकते थे मजेदार पीएम चीज हो श्री, रही थी। पीएम श्री जो है वीर अब्दुल हमीद विद्यालय भी रखा जा सकता था, तब भी पता चल जाता पीएम श्री हाँ, योजना का ही विद्यालय। अब वो पता नहीं है, वो उसके अंदर अभी कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं कि किसके आदेश से बदला गया है। सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आपको इसी, जी। ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। नाम बदलने से कोई अब्दुल हमीद जिंदा नहीं होगा, क्योंकि अब्दुल हमीद के साथ तो स्थिति की वो जब जरूरत होगी तो आपको तो गाली बकने को तो हमीद भी मिलेगा। लेकिन इससे अच्छी खबर मैं आपको बताऊं, यदि विद्यालयों की बात करनी है, हम्म। आज के भास्कर में खबर है, वो हम्म। एर्नाकुलम की। एर्नाकुलम कोच्चि से बिल्कुल सटा हुआ है। अच्छा। एर्नाकुलम में एक सरकारी विद्यालय के 1000 पुराने विद्यार्थी हम्म। उस विद्यालय के जो वर्तमान छात्र हैं, हम्म। उनके लिए पैसा इकट्ठा करके मकान बनवा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। लगभग 100 मकान बनवा चुके हैं, उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। कुछ लोग ऐसे, उन्होंने क्या किया, उनके घर जैसे किसी के पिताजी की डेथ हो गई तो उनकी महिलाओं, घर की महिलाओं को हम्म। बीमा सर की योजनाओं से जोड़ा है। उन लोगों हम्म। को एक्स्ट्रा करिकुलम क्लास में पढ़ाने की कोशिश करें। वहां के जो एल्यूमिनीज है, जो पूर्व छात्र हैं, वो लोग अपने विद्यालय के वर्तमान छात्रों के लिए मकान बनवाने से लेके और उनकी नौकरी हम्म। लगवाने तक का काम कर रहे हैं। तो एक विद्यालय ये भी है, और हम केवल एक विद्यालय इसमें अटके रहते हैं कि उसका नाम बदल दिया। भाई नाम बदल दो, आप सब कुछ बदल दो। उसका नाम हम्म। नरेंद्र मोदी सब जगह लिख दो आप, लेकिन हम्म। उसकी शाला की गुणवत्ता, वहां से निकले छात्रों की नैतिकता और वहां के लोगों की उच्च मानसिकता तो विकसित हो पाए। हम लोग ये बात इसीलिए केरल को गाली बको, आप चाहे कुछ करो, लेकिन ये सब अनूठे प्रयोग वहीं पे हो सकते हैं। ठीक बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा था विश्वदीपक, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब आरएसएस बातचीत करता है तो वो क्या कहता है, अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम अब्दुल कलाम जैसे बनो, वीर अब्दुल हमीद जैसे बनो। इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में ये कि जब वो आप अब्दुल हमीद जैसे बनो तो हम आपका बहुत सम्मान करेंगे। आज तो अब्दुल हमीद विद्यालय, आप उसका नाम भी बदल दे रहे हैं। आप असल में एक इरेडिकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपने लेयरिंग कर रखी है। इनका भी नंबर आएगा, अब्दुल हमीद का भी नंबर आना है और अब्दुल कलाम का भी नंबर आना है, लेकिन वो अंत में आएगा रिलेटिवली, ताकि आप सूडो लिबरल दिख सकें। आपको दिखे कि आपके कुछ मूल हैं, कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन असल में कोई सिद्धांत नहीं है। वो सिद्धांत सिर्फ फासिस्ट सिद्धांत ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने आपने एकदम सही इसको मतलब इसका व्याख्यायित किया। सही एक्सप्लेनेशन है आपका ये कि भाई आप ऐसा कहते हैं ताकि आप ऊपर से कुछ और दिखे, लेकिन अंदर से आपकी इच्छा कुछ और है, और वो जो इच्छा है वो आप जाहिर करते हैं। वो सही कहा था, राहत इंदौरी ने शायद कहा था कि सबका नंबर आएगा, सब
यहाँ मेरा मकान थोड़ी ना है, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जरूर। तो ये सारे मकान आ रहे हैं, उसमें अब्दुल हामिद भी आएंगे और एक दिन कलाम साहब भी आएंगे, क्योंकि जब महात्मा गांधी आ सकते हैं, महात्मा गांधी को हर साल जो है गोली मारने का प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा सकता है, मिठाइयाँ बांटी जा सकती है, सालाना जलसा है ये, सालाना जलसा। और नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको रोक दूं, महात्मा गांधी उस लिस्ट में पहले नंबर पर थे ना, शुरुआत तो उन्होंने वहीं से की, लिस्ट तो वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, लिस्ट वहीं से शुरू होती है, लेकिन फिर भी मतलब एक था कि बाद में वर्षों में, लेकिन आप ये समझिए कि जब ये इनका सालाना जलसा जो है चल सकता है महात्मा गोली मारने का, तो अब कलाम साहब उनकी क्या हैसियत है गांधी के सामने, इसको आप नहीं। और आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में मोहन यादव ने 142 गांव के और मोहल्लों के नाम बदल दिए, जिनका नाम अल्लाहपुर, इब्राहिमपुर या इस टाइप के नाम थे, उन सबके नाम बदल के गणेशपुर, लक्ष्मीपुर, रामपुर ये रख दिए। तो ये जो नाम बदलने की मानसिकता है, ये आरएसएस की मूल मानसिकता है कि हम किसी को जड़ से मिटाएं। जो कहते हैं ना कि हमने गुलामी के निशान मिटा दिए, तो वो ब्रिटानी गुलामी के निशान नहीं मिटाना चाहते, वो अकेले इस्लामिक गुलामी के निशान मिटाना चाहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान मिलके एक साथ लड़े थे, और उसके बाद में अंग्रेजों की भी ये पॉलिसी थी, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी बना के रखो, मुस्लिम को कम पढ़ाई लिखाई के इदारे में फंसाओ और इनके बीच में दूरी बने रहे। तो चूंकि यदि हम अरुण शौरी की नई वाली किताब को पलट के देखें तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि किस प्रकार से सावरकर हिंदू महासभा केवल ब्रितानी हुकूमत के जो पॉलिसीज थी उसको इन्हांस करने के लिए काम कर रही थी। तो जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है वो कौन है? हिंदू महासभा, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, यानी ये इनके मुखोटे बदलते गए, झंडे बदलते गए, लेकिन चाल चरित्र चेहरा तो इनका वही निकृष्ट है, वही विंस्टन चर्चिल की सरकार वाला ही है, उससे ज्यादा उनका अलग नहीं है। ठीक बात है। ठीक है पंकज जी, विश्व दीपक, इस प्रोग्राम को भी यहीं खत्म किया जाए, बातचीत हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया।